गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम करने वाले अकाउंट का हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशंस, उसका क्विक रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूं। उसके बाद आपका ये चैप्टर फाउंडेशन एग्जाम के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 2 या 4 एमसीक्यू इसमें से पूछे जाएंगे, जो आपको 110% आपका आंसर उसमें राइट जाएगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट में इस चैप्टर का हम करते हैं क्विक रिवीजन समरी नोट्स के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो अभिषेक सर एक बार फिर हाजिर है आपकी सेवा में कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशन चैप्टर के साथ। चलिए क्विकली इसको रिवाइज करते हैं ताकि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स इस चैप्टर में आ सके। चलिए समझते हैं अपने सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, जिसे हम फंडामेंटल अजम्पशंस कहते हैं। कितनी वैरायटी के, एक एक को समझेंगे शॉर्ट एंड स्वीट में विथ एग्जांपल के साथ। पहला आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बहुत सिंपल कहता है कि बिजनेस एंड उसके ओनर दोनों सेम नहीं होते हैं। सो बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है ओनर की कंपेयर में। जैसे कि ओनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, जैसे मैंने जेआईसी में फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, है तो पैसे मेरा ही, जेआईसी भी मेरा ही है। तो फिर उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्यों दिखानी है? वो इसलिए दिखानी है क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बिजनेस और उसका ऑनर दोनों ही अलग अलग है। दैट्स वाई वो जो अमाउंट में लेके आऊंगा बिजनेस में, वो कैपिटल कहलाएगी और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इंटरनल लायबिलिटी के तौर पे। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आप है ना, इसका मीनिंग याद रखो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का, एमसीक्यू ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द फोरसिबल फ्यूचर। आने वाले टाइम में धंधा सालों साल तक चलेगा, कोई इंटेंशन हमारा इसका बंद करने का नहीं है। कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से हम उसके हिसाब से अकाउंटिंग लिखते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। मशीन जो 5 लाख रुपए की है, हम उसको 10 साल में डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो सालों साल तक चलेगा। सो अगर आपको ये मशीन वाला पॉइंट दिया हुआ हो तो समझ जाना कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। क्यों मैंने उसको 10 साल में राइट ऑफ कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है मेरा धंधा सालों साल तक चलने वाला है। कौन से अजम्पशन के साथ? गोइंग कंसर्न अजम्पशन के साथ। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो बोले सारी चीजें मनी में ही रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है। नॉन मॉनेटरी वाली चीजें यहां पे रिकॉर्ड नहीं की जाती है अकाउंट्स में। जैसे आपके एम्प्लॉय बहुत स्किल वाले हैं, आपकी रेप्यूटेशन, आपके प्रोडक्ट की गुडविल, ये सारी चीजें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस करने के लिए तो इनका भी तो जरूरत पड़ता है ना, इनके बिना तो हम बिजनेस कर नहीं सकते। लेकिन अकाउंटिंग इसकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। ओके, तो सारी चीजें जो है मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, लाइक सैलरी पेड, कैश रिसीव्ड, कैश रिकॉर्डेड, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि असेट्स जो है वो आप परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करो, जिसका मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि असेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से? कॉस्ट कॉन्सेप्ट से। या फिर बोलेंगे परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से? कॉस्ट कॉन्सेप्ट से। क्लियर? चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि मशीन परचेज की 2 लाख में और मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ के होगी 3 लाख पे। लेकिन हम मार्केट वैल्यू पे असेट नहीं दिखाएंगे, हम तो कितने पे दिखाएंगे? कॉस्ट प्राइस पे। कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से? कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन की दो साइड होती है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। सो हमने अगर गुड्स खरीदे 50,000 के ऑन क्रेडिट पे, तो गुड्स डेबिट होंगे, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिटर का अकाउंट हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये जो ड्यूअल इफेक्ट्स हम दे रहे हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से दे रहे हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। चलिए सिक्स आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर एक बिजनेस की लाइफ को हम यूजली 12 मंथ के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मतलब सर्टेन पीरियड के अंदर बिजनेस की लाइफ को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हम प्रॉफिट को असर्टेन कर सकें। पूछा जा सकता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्ट किया है? टू असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड? तो दैट इज यूजली 12 मंथ। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड हमारा हो सकता है। फिर आता है 7 नंबर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो। इनकम एंड एक्सपेंस को क्या करो? रिकॉर्ड करो। वेन दे आर इंकर्ड, जैसे ही वो एक्सपेंस हो जाता है,
या इनकम हो जाती है, आप उसको रिकॉर्ड करो, भले ही आपने कैश पे या रिसीव ना किया हो। जैसे कि आपके पास लाइट बिल आया 8,000 रुपीज का, जो आपने अभी तक पे किया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पे नहीं किया तो खर्चा नहीं है। नहीं, लाइट बिल जनरेट हो गया मतलब एक्सपेंस जो है वो इंकर्ड हो चुका है। आपको अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, भले ही आप उसका पेमेंट करो कि मत करो। फिर आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड। बोले रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करोगे? जब गुड्स एंड सर्विसेज को आपने डिलीवर कर दिया, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव। उस टाइम पे नहीं करना है कि जब हमें कैश रिसीव होता है। द टाइम, जब जैसे ही आपने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड कर दिए, रिस्क एंड रिटर्न ट्रांसफर हो गए, आप अपने रेवेन्यू को, अपने सेल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे आपने 30,000 का गुड्स क्रेडिट पे सेल किया, तो इमीडिएटली सेल्स बुक में उसकी एंट्री हो जाएगी। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर पैसा कहाँ मिला अभी तक। नहीं, हो चुका है ना, गुड्स डिलीवर्ड हो चुका है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यू हैव टू रिकॉर्ड इट। The 9 number concept is saying matching concept. Matching concept means what? The expense of a period must be matched with the revenue of the same period. खर्चा जो है वो रेवेन्यू के साथ मैच होना चाहिए। जैसे कि आप मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो P&L में डेबिट साइड, वो आपके रेवेन्यू से मैच कर रहा है। रेवेन्यू से मैच करने का मतलब वो पर्पज वही है। आप एक बाजू इनकम रिकॉर्ड करते हो तो सामने वापस आपको उसके रिलेटेड के एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हो आप। वो क्यों हो रहा है कि एक तरफ इनकम दूसरी तरफ उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस? दैट इज बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टोटल 9 कॉन्सेप्ट्स है हमारे बिजनेस के, सॉरी अकाउंटिंग के। वो हमने यहाँ पे सारे के सारे जो है एक बार देख लिए, जिसे फंडामेंटल अजम्पशंस भी कहा जाता है। फिर एग्जाम में कई बार कॉन्वेंशंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग कॉन्वेंशन का मतलब होता है प्रैक्टिसेस जो फॉलो की जा रही है इंडस्ट्री में, ठीक है, उस पर्टिकुलर नेशन में। फर्स्ट कॉन्वेंशन इंडिया में क्या चलता है अकाउंटिंग का? कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसका दूसरा नाम याद रखना है प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्या कहता है कंजर्वेटिज्म? कि सारे नुकसान को रिकॉर्ड करो बट गेन को रिकॉर्ड मत करो। ये तो वही जो अपना दोहा है ना, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। मतलब जब दुख होता है, नुकसान होने के चांसेस है, तब आप उसका प्रोविजन करोगे कि कितना मुझे नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आपको गेन होने वाला है, तब उसका कोई प्रोविजन नहीं करता। लाइक स्टॉक जो है वो हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं। जब बैड डेट्स होने के चांस दिखते हैं तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सेकंड आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन प्रैक्टिस क्या कहता है? कि आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो, इट शुड बी फॉलोड ईयर टू ईयर। आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज मत करो कि एक साल आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्री लगा रहे हो, दूसरे साल आप WDV से लगा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा ना, कि यूजर जब आपका अकाउंट्स पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि यार पहली बार में डेप्री अलग लगा, दूसरी बार में डेप्री अलग लगा। ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लाइक 3-4 ईयर्स तक आप SLM मेथड से जाओ, एंड देन आफ्टर आप WDV पे मूव कर सकते हो। सो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? कि जो भी मेथड आप यूज करते हो वो ईयर टू ईयर आपकी सेम होनी चाहिए। देन थर्ड आता है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी कहता है कि इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीजें हमको क्या करनी पड़ेगी? डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। जैसे आपने कैलकुलेटर खरीदा 700 रुपए में, आप उसको क्या करते हो? एक्सपेंस के तौर पे लिखते हो, ना कि आप उसको कैपिटलाइज करते हो। ठीक है, ये मटेरियल चीज है। ठीक है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पे दूसरा ये समझो, आप ये एग्जांपल को चलो रहने दो आप, ये इतना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा एग्जांपल, उसकी जगह मैं आपको बेटर एग्जांपल देता हूं। ऐसी चीजें आप आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जो नो यूजर्स को अफेक्ट कर सकती है, उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि भी फॉर एग्जांपल, एक डमी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। कोई ट्रांजेक्शन आपने किया 1 लाख रुपीज का, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन था आपके बिजनेस के लिए। और एक ट्रांजेक्शन किया आपने 10 रुपए का। विच इज मटीरियल फॉर यू? कौन सा ट्रांजेक्शन मुझे दिखाना चाहिए जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूजर्स के माइंडसेट को, यूजर्स के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है? नेक्स्ट आता है कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कहता है कि सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में आप सब कुछ दिखाओ। इवन कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में उसकी जगह नहीं होती, फिर भी हम उसको नोट्स के तौर पे दिखाते, ताकि यूजर को अच्छे से समझ में आए कि आने वाले टाइम में शायद ये लाइबिलिटी हो भी सकती है और ना भी हो सके।
चलिए, इन सबका मैंने एक समराइज वे में टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, सो इजीली आप इसको एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले जब आप रिवीजन करने बैठोगे, इतना पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो गया। बिजनेस एंटिटी, सॉरी, बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी, ऑनर, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, ये एग्जांपल था। गोइंग कंसर्न, बिजनेस सालों साल तक चलेगा, लाइक डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोले हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो असेट्स को। अक्रूवल सिस्टम, रिकॉर्ड करो ट्रांजेक्शन को विदाउट कैश बेसिस, पैसा मिला हो या पैसा पे किया हो कि ना किया हो, अक्रूवल सिस्टम। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करनी है, जिस दिन सेल हो जाता है उस दिन आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, लॉसेस को एंटिसिपेट करो, प्रॉफिट को नहीं। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, मेथड्स ईयर टू ईयर क्या करनी है, आपको सेम फॉलो करनी है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाओ। एंड फुल डिस्क्लोजर कहता है ट्रांसपेरेंसी रखो, कुछ भी छुपाओ मत। क्लियर, आई होप सो। कॉन्वेंशन एंड कंसेप्ट जो है वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब कुछ उसके रिलेटेड वाले हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच कॉन्सेप्ट ट्रीट्स बिजनेस एंड ऑनर सेपरेट, तो वी नो दैट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे, कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से। एक्सपेंस जो कि रेवेन्यू के साथ मैच हो जाते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, क्रेडिट सेल्स को हम रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की वजह से। यूजिंग द सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, कौन सा प्रिंसिपल आएगा यहाँ पे, कंसिस्टेंसी का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्यों, इंडिया में चलता है, मतलब हमारे इंडस्ट्री में अकाउंटिंग में चलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। पेमेंट हुआ हो कि ना हुआ हो, खर्चा हुआ हो कि ना हुआ हो, मतलब पेमेंट हुआ हो कि ना हुआ हो, पेड है कि नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो खर्चा हो गया है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, तो बट ऑब्वियस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से। कंटिजेंट लाइबिलिटी को भी हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जो हमारा कॉन्वेंशन है उसकी वजह से। एक मशीन आपने परचेज की 1 लाख रुपए में और आप उसी वैल्यू में उसको अपने अकाउंट्स में दिखा रहे हो, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई हो, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है उसके लिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जितने में खरीदी थी उतने में ही रिकॉर्ड होगा। बैड डेट्स प्रोविजन क्रिएट करते हैं, क्यों, कंजर्वेटिज्म के लिए, जैसे ही आपको दिखता है नुकसान आने वाला है आप प्रोविजन कर दो, क्यों, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से। ठीक है, चलिए 10 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए और ऊपर हमने क्विकली सारी चीजें रिकॉल कर दी है। एंड इवन आपके एग्जाम के पहले 5 मिनट का एक मैंने क्विक कंपैरिजन टेबल भी यहाँ पे तैयार करके रखा है, ताकि आप इजीली चीजों को क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू।